तो बच्चों उम्मीद करते हैं पिछले क्लास की हर सूत्र को आप बखूबी याद कर लिए होंगे। आइए अभी हम लोग आगे की क्लास में बढ़ते हैं। अभी हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक दिया हुआ है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। पिछले क्लास में हमने बताया था कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, तो ने डैट मीन्स कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कर्ता को हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ है उसके बाद ने साइन है, इसका मतलब हुआ कि पहले वाला जो ने से पहले वाला जो शब्द है वो क्या चीज़ है, तो कर्ता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में। टॉपिक क्या चीज़ है बच्चों, तो कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म को हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कारक चिन्ह, और वहाँ पे बोला था कर्म के बाद चिन्ह क्या लगा हुआ होता है, तो को लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है बच्चों, को चिन्ह लगा होता है। और एग्जाम्पल दिया था राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। इसमें बच्चों आप ध्यान से देखें तो ने है, ने से पहले क्या चीज़ है, राम। तो राम हमारा हो गया क्या चीज़, ये कर्ता हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये कर्ता हो गया। और को से पहले कौन शब्द, तो रावण। तो रावण हो गया कर्म, कर्ता ने कर्म को, मतलब राम का कर्म किसके ऊपर आया, जो काम किया उस काम का इफेक्ट, काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो रावण के ऊपर पड़ा। और फाइनली रावण मारा गया। डैट मीन्स बच्चों कोई भी कर्ता होता है, कर्ता जो काम करता है उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, कोई भी करता है वह जो कुछ काम करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्म कहते हैं। तो आइए बच्चों टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप बखूबी से याद करते चलेंगे, हर टर्म को आप समझते चलेंगे। सूत्र की दुनिया में आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला सूत्र है कर्तूरी रिप्सितम कर्म। क्या चीज़ है बच्चों, पहला नंबर सूत्र आप नोट करेंगे, कर्तूरी, कर्तूरी री में दीर्घी है, ठीक है, कर्तूरी रिप्सितम कर्तूरी रिप्सितम कर्म, ठीक है। पहला सूत्र है क्या चीज़, कर्तूरी इप्सितम कर्म, ठीक है। इसमें बच्चों सूत्र क्या कहता है, तो सूत्र कहता है कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक या फिर कर्म कहते हैं। इसको आप नोट करेंगे, कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं। आगे लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है।
पहला टॉपिक कंप्लीट। ये तो विशेष कोई सूत्र है नहीं, इसे याद हमें रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे का जो है उस सब को आप बिल्कुल बारीकी से याद करते चलेंगे, ठीक ना। अगला टॉपिक है बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आप नोट करें, सूत्र नंबर 2। क्या चीज़ है? 2। 2 नंबर है कर्मणी द्वितीया। कर्मणी द्वितीया। कर्मणी द्वितीया सूत्र क्या कहता है? तो कर्मणी द्वितीया सूत्र कह रहा है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। नोट कर लीजिए सूत्र दूसरा क्या कह रहा है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बच्चों, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, वह कोई व्यक्ति है, काम क्या कर रहा है? तो पुस्तक पढ़ने का। तो कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा हो उस काम को क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। कर्म मतलब काम होता है। क्या होता है बच्चों? कर्म मतलब, नोट कर लेंगे कहीं पे, कर्म का मतलब होता है काम। और इसलिए कहा गया है जो जस करहि या फिर कर्म ही प्रधान है। मतलब इस संसार में बोला जाता है कर्म ही प्रधान है। कर्म मतलब काम, काम ही प्रधान है। जो आप काम करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है, परिणाम वैसा ही मिलता है। तो कर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? काम। अब वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें जरा बात करते हैं। वह के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? तो सर पिछले क्लास में आपने पढ़ाया था, वह के लिए लिखते हैं सह। ठीक है, सॉरी वह काम नहीं करता है, वह पुस्तक पढ़ता है, सॉरी ठीक है। वह अब पुस्तक पढ़ता है, तो वह का जो व्यक्ति है उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? तो पुस्तक पर। पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो पुस्तक आया हमारा कर्म कारक में। अब पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो सर अभी अभी आपने पढ़ाया है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अब बच्चों ये पुस्तक जो है, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्विबलिंग है? तो संस्कृत में पुस्तक शब्द क्विबलिंग में आता है। किस में आता है? क्विबलिंग में आता है। और क्लिवलिंग के लिए बच्चों आपने ये आपको हमने पढ़ाया था एक शब्द रूप, जिसमें बताया था फलम, फले, फलम, फले, फलानी। फिर लिखाए थे फलम, फले, फलानी। मतलब बच्चों प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो गया? फलम। और द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो रहा है? तो फलम। अंत में क्या लग रहा है? तो म हलंत जुट जा रहा है। उसी प्रकार से बच्चों पुस्तक को लिखेंगे तो पुस्तक और अंत में म हलंत जुट गया तो बन गया पुस्तकम। बात समझ में आया? सह पुस्तकम। अब पढ़ता है तो इसके लिए पठति। ठीक है, सह पुस्तकम पठति। इसी के जगह बच्चों अगर मान लीजिए दूसरा लिख देते हैं,
वह पुस्तक पढ़ती है। अभी था पुस्तक पढ़ता है, अब बनाए वह पुस्तक पढ़ती है। तो यह जेंट्स के लिए प्रयोग हो गया, पुल्लिंग के लिए है, और ये अब चला आया स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में बच्चों क्या होता है, तो पुल्लिंग के लिए स त उ ते होता है, और स्त्रीलिंग के लिए चलता है सा ते ता। क्या चलता है, स त उ ते। तो यहाँ पे चलेगा सा ते ता। तो यहाँ पे लिखेंगे वह के लिए सा, और बाकी सब सेम रहेगा। पुस्तकम पठती। ठीक है, तो ये पहला आपका सेक्शन बन करके रेडी हुआ। अब बच्चों अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आपका नेक्स्ट सूत्र आप नोट करें। बच्चों नेक्स्ट सूत्र आपका दिया हुआ है अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। क्या चीज बच्चों सूत्र है, अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। सूत्र नंबर कितना है, तो सर सूत्र नंबर 3 है। ठीक है, तीसरा अभितः परितः सर्वतः उभयतः, उसके बाद योगे द्वितीया। बच्चों ये सूत्र जो है गजब का सूत्र है। सूत्र में जितना कुछ देना था, सूत्र में जितना कुछ देना था वो सारा कुछ इसी में लिख दिया है। और तब कहता है अगर हिंदी के वाक्य में इसमें से कोई भी ये इसमें से कोई भी शब्द दिखाई दे तो उसमें आप द्वितीय विभक्ति लगाइए। क्या करें, द्वितीय विभक्ति लगाइए। बच्चों आप नोट कीजिए अभितः मतलब होता है क्या चीज, अभितः मतलब होता है बच्चों दोनों ओर। क्या होता है, दोनों ओर, कौमा। परितः, परितः मतलब होता है चारों ओर। अभितः परितः सर्वतः मतलब होता है सभी ओर, सभी ओर। और उभयतः मतलब ये होता है दोनों ओर। उभयतः मतलब दोनों ओर। ठीक है, अब लिखेंगे इन सभी शब्दों की, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रख दीजिए। ठीक है, अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर, और उभयतः मतलब दोनों ओर। ठीक है, अब लिखेंगे इन सभी, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। तो इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गांव के
दोनों ओर वृक्ष है। अब गांव के दोनों ओर वृक्ष है तो दोनों ओर बहुवचन में आया तो हैं पे बिंदु लग जाएगा। अब गांव के दोनों ओर है तो यहाँ पे दोनों ओर शब्द दिखाई दे रहा है। बच्चों अनुवाद में दोनों ओर शब्द कहीं पे दिखाई दे रहा है तो हाँ सर मेरे को दिखाई दे रहा है कि दोनों ओर शब्द दिखाई है, लिखा हुआ है। अब बच्चों गांव के दोनों ओर वृक्ष है तो गांव में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो एक टर्म हमने आपको पढ़ाया था संबंध, क्या चीज पढ़ाया था? संबंध का, के, की, और हमने बोला था कि अगर कहीं पे आपको का, के, की शब्द दिखाई दे तो उससे पहले वाला जो शब्द होगा उसमें संबंध कारक लगेगा और संबंध कारक के अनुसार षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, छठा विभक्ति लगेगा। लेकिन बच्चों गांव के है तो के तो यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब संबंध है कि नहीं है? तो संबंध तो है सर। लेकिन बच्चों इस रूल से भी पावरफुल रूल जो है ये 1 नंबर रूल है हनुमान गियर, ठीक ना। ये रूल जो कहेगा वही सही होगा। बात बाकी कितना भी चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहे उससे कोई वैल्यू नहीं है। घर के मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो सिंपल सूत्र है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब जहाँ पे ये सूत्र सब फ्लॉप कर जाए, जब जहाँ पे ये सूत्र सब फ्लॉप करे तब ये कारक चिन्ह का प्रयोग करके बनाते हैं अपना। लेकिन बहुत सारा पढ़ते हैं मैथ नहीं, ये क्या कहते हैं साइंस वगैरह में एक्सेप्शन, उसी टाइप से एक्सेप्शन टाइप का जितना भी टर्म है सबको इसमें पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो अभी गांव के दोनों ओर वृक्ष है तो ग्रामस्य का प्रयोग नहीं करके हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? तो ग्रामम। क्या लिखेंगे बच्चों? ग्रामम। और दोनों ओर के लिए मर्जी तो आप अभिता का प्रयोग कर लीजिए, अब मर्जी तो आप उभयता का प्रयोग कर लीजिए, दोनों सही है। ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः वृक्षा है तो संति का प्रयोग। ग्रामम अभितः वृक्षा संति। क्या चीज हो गया बच्चों? गांव के दोनों ओर वृक्ष है, कंप्लीट हो गया। ग्रामम अभितः वृक्षा संति। बालका, बालको, बालकम, वृक्षा में विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर नदी है। गांव के चारों ओर नदी है। तो बच्चों क्या चीज बनाएंगे? गांव के चारों ओर नदी है तो क्या चीज बनाएंगे? ग्रामम परितः नदी का, नदी और अस्थि का प्रयोग या संति का प्रयोग। तो यहाँ पे बच्चों गांव के चारों ओर नदी है, मतलब इधर से नदी आया ऐसे घूम कर के होते हुए फिर चला गया, तो एक नदी का बोध हो रहा है तो इसलिए अस्थि का प्रयोग करेंगे, और बहुत नदी का प्रयोग होगा तो फिर संति का प्रयोग। तो ग्रामम परितः नदी अस्थि। क्या चाहिए बच्चों यहाँ पर?
क्योंकि बुक में दिया गया है, यहाँ पे विसर्ग सॉरी अनुस्वार की मात्रा नहीं है, और अनुस्वार की मात्रा जब नहीं है तो फिर क्या होगा, तो एक वचन में है तो अस्थि का प्रयोग, और बहुवचन में होता तो संति का प्रयोग करते, उसके अनुसार यहाँ भी चेंज बहुवचन का प्रयोग नदी में कर लेते। अब बच्चों टॉपिक नंबर 4 नोट इट डाउन। टॉपिक नंबर 4 नोट इट डाउन। टॉपिक नंबर 4 क्या चीज़ दिया हुआ है बच्चों, तो टॉपिक नंबर 4 ये क्वेश्चन बड़े ही आरामदायक है। क्या चीज़ है बच्चों, आरामदायक है। प्रत्यय अनुधिंग प्रत्यनुधिंग निक्सा अंतरा अंतरेन यावत भी बच्चों ये पूरा का पूरा एक ही सूत्र का नाम है। अब इस सूत्र में बहुत सारे टर्म को एक साथ ऐड करके दे दिया है, इसको बारीकी से तोड़ते हुए समझाते हुए चलते हैं, आप समझते चलेंगे। बच्चों एक साथ पढ़ेंगे तो प्रत्यय नुधिंग निक्सा और भी बहुत सारा आगे का टर्म है, इसको तोड़ेंगे तो बनता है प्रति। क्या बनता है बच्चों, प्रति। और प्रति का मतलब होता है क्या चीज़, और क्या होता है, प्रति का मतलब होता है और, जैसे जंगल की ओर, सड़क, नहर की ओर, गांव की ओर, जंगल की ओर, पर्वत की ओर, है ना। तो ये हो गया प्रति मतलब और। प्रत्यय, अब इसको आगे तो प्रत्यय में से प्र और त को बनाए तो बन गया प्रति, और अनु फिर आता है अनु। अनु मतलब होता है क्या चीज बच्चों, तो के पीछे। अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है, अनु का मतलब पीछे है। प्रत्यय अनु, और उसके बाद है इसको तोड़ेंगे तो बनेगा धिक। क्या चीज बनेगा बच्चों, तो धिक। धिक मतलब होता है धिक्कार। क्या होता है बच्चों, धिक्कार। धिक मतलब धिक्कार। इसको तोड़ेंगे बच्चों तो बनेगा निक्सा। निकषा। निक्सा मतलब बच्चों होता है निकट। क्या होता है, गांव के निकट, जंगल के निकट, दुर्गम स्थल के निकट, है ना। उसके बाद है बच्चों निक्सा मतलब निकट। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो बनेगा अंतरा। अंतरा मतलब होता है क्या चीज बच्चों, बीच में या फिर के बीच में। अंतरा मतलब होता है बीच में। उसके बाद है अंतरेन। अंतरेन मतलब होता है अंतरेन। अंतरेन मतलब होता है बिना। क्या होता है बच्चों, तो सर बिना। यावद, या व द है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा यावत। यावत मतलब होता है तक, गांव तक, नहर तक, सड़क तक, पुल तक, ठीक। अब इन्वर्टेड कॉमा में इन सभी शब्दों को आप घेर लीजिए, ठीक है। आगे लिखेंगे इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इन सभी
शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। पूरा सूत्र को याद रखेंगे। प्रति अनुधिंग निक्षा अंतरा अंतरेण यावद्भिः। उसको भी विसर्ग है तो भी ही पढ़ेंगे, ठीक ना। भी ही हल्का सा लगाएं भी। प्रत्या अनुधिंग निक्षा अंतरा अंतरेण यावद्भिः, ठीक है। प्रति मतलब होता है और, अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिकार, निक्षा मतलब निकट, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना और यावत मतलब तक। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल के ऊपर ज़रा हम लोग बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों नोट कीजिए। एग्जाम्पल जैसे घर के नज़दीक नदी है। घर के नज़दीक नदी है। अब घर के नज़दीक नदी है तो इस वाक्य में नज़दीक शब्द आया कि नहीं आया? तो आया। और जैसे ही नज़दीक होगा तो नज़दीक इसमें आया है कहीं पे। निक्षा मतलब निकट, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना, प्रति मतलब और, धिक मतलब धिकार, निक्षा मतलब, अरे यार नज़दीक किधर गया? नज़दीक तो होना चाहिए इसमें। नज़दीक 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 निकट, अच्छा निक्षा मतलब निकट और नज़दीक वही होता है, ठीक है। निक्षा मतलब क्या होता है? निकट और नज़दीक दोनों। तो घर के निकट नदी है या घर के नज़दीक नदी है तो बच्चों क्या बनाएंगे? तो नियमतः बनना चाहिए था घर के तो गृहस्य, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले तो क्या बनेगा? तो गृहम। क्या बनाएंगे? गृहम। निक्षा क्या बनाएंगे? गृहम निक्षा। नदी है तो अस्ति, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अब बच्चों जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करें। नोट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट फार्मूला नोट कीजिए। क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्या चाहिए बच्चों? नेक्स्ट फार्मूला आपका है क्रिया विशेषणे द्वितीया। मतलब इसका बताया जा रहा है क्या चीज़? क्रिया विशेषणे द्वितीया में जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाए उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। क्या लिखेंगे बच्चों? क्रिया विशेषणे द्वितीया। लिखिए जिस वाक्य में किसी क्रिया की, जिस वाक्य में किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसमें द्वितीया विभक्ति
होती है। जिस वाक्य में किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर क्या है बच्चों? तो पहला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, वह धीरे धीरे बोलता है। वह धीरे धीरे बोलता है। क्या बनाएंगे बच्चों? ज़रा इसको आप कन्वर्ट कीजिए। तो वह के लिए लिखेंगे सह, और धीरे धीरे के लिए क्या लिखेंगे? तो मंदम 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 मंदम। अब बोलता है तो वदती, वदती। सह मंदम मंदम वदती। क्या हुआ बच्चों? सह मंदम मंदम वदती। अब बच्चों आगे की टर्म में बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। बस अब 2-3 और फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कराएंगे और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर अगले क्लास में बढ़ेंगे तो तृतीया विभक्ति के ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे। आगे टॉपिक बच्चों आपका है क्रिया विशेषण द्वितीया कंप्लीट हो गया। आगे है आपका काला ध्वनुर, काला ध्वनुर अत्यंत संयोगे द्वितीया। संयोगे द्वितीया। इसको पढ़ेंगे काला ध्वनुर, और र को आधा तोड़ें तो र यहाँ पे और अ इसमें जोड़ लिए तो अत्यंत, ये त है बच्चों, ठीक ना। तो अत्यंत संयोगे द्वितीया अपने जगह। मतलब पूरा का पूरा आपका सूत्र बना काला ध्वनुर अत्यंत संयोगे द्वितीया। बच्चों इसमें लिखिए कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची। वाची में दीर्घी है, ठीक ना। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में, शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची और मारवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब बच्चों बोलने के लिए तो हम बोल दिए कालवाची और मार्गवाची। अब कालवाची मतलब क्या होगा? काल मतलब होता है समय। क्या होता है? काल मतलब होता है समय। अवाची मतलब होता है वचन, मतलब बात। मतलब दिए गए समय में, क्या चीज़? दिए गए समय में। अब मार्गवाची मतलब लक्ष्य, टारगेट या रास्ता। दिए गए समय में कुछ काम को अगर कंप्लीट कर रहा हो, फिक्स है, तो फिक्स समय में फिक्स काम को पूर्ण कर ले रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं कालवाची मार्गवाची।
ठीक है। दिए गए समय में या दिए गए टारगेट में कुछ काम को कंप्लीट कर लेना वो कहलाता है कालवाची और मार्गवाची, ठीक है। अब कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल नोट कीजिए, जैसे मार्कर सूख गया है, एक मिनट। जैसे आप नोट कीजिए, बालक एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। चाहे लिखिए वह एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। डैट मीन्स महीना जैसे ही खत्म हुआ उसका व्याकरण का पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये कहलाया हमारा कालवाची और मार्गवाची। इसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो सह मासेन कि मासम, मासेन बच्चों तृतीया विभक्ति हो जाएगा, सह मासम होगा, ठीक है। सह महीने में तो मासम व्याकरणम, अब पढ़ लिया तो अपठत, ठीक है। पढ़ लिया तो क्या बच्चों लगाएंगे अपठत, तो अपठत व्याकरण पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया तो अदिते अपठत तम अन, ठीक है। अपठत त में हलंत, अपठत तम अन अपठत हलंत होगा, ठीक है। सह मासम व्याकरणम अपठत, उसने महीने में या एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, एक कोस तक नदी टेढ़ी है। एक कोस तक नदी टेढ़ी है। तो बच्चों इसको बनाएंगे, क्या बनेगा, क्रोशम, क्या चीज बनाएंगे, बनेगा क्रोशम कुटिला, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी मतलब एक कोस तक जैसे ही कोस कंप्लीट होगा फिर नदी आपका सीधा हो जाता है। एक सीमित दायरा है, दायरा के बाद फिर इसका चेंज हो जा रहा है रखाव, रुख इसका चेंज हो रहा है। इस प्रकार का टर्म कालवाची और मार्गवाची के अंतर्गत आता है। बच्चों द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत जितना भी सूत्र का कहानी करना था पूरी की पूरी सूत्र का कहानी कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में बच्चों तृतीय विभक्ति की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से नोट करेंगे। समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप शेयर करें अपनी समस्याओं को। इसके साथ साथ बच्चों यूट्यूब के सभी दर्शक से आग्रह है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अपना एप्लीकेशन गुरुकुलम ऐप का लिंक दिया गया है। संस्कृत की पूरी क्लास, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं, सभी के लिए पूरी क्लास एप्लीकेशन पे उपलब्ध है बहुत ही कम दामों में। तो बच्चों आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बैच को परचेज करें और संस्कृत की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करें, ठीक है।